जिंदगी को खूबसूरती से जीने के लिए बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी को समझना। जो अनुभव है उसको आप कैसे परसीव कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जिंदगी की शेप क्या है। अगर माँ के संग रिश्तों में प्रॉब्लम है तो हर रिश्ते में जिंदगी में प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअलिटी को आप किस तरह से देखते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट। सोल और माइंड को एक साथ हम स्पिरिट कहते हैं। अगर आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को जानना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड और सोल दोनों को जानना जरूरी। ये एक अलग तरह की डेफिनेशन आपने दी है स्पिरिचुअलिटी की। भगवान को पाना है तो अपने ही अंदर जाना होगा ना। भगवान कहाँ है? मन के अंदर है, तभी तो मंदिर में है। परसेप्शन को चेंज कर दीजिए, जीवन सफल बन जाएगा। हिप्नोथेरेपी, आपका चेतन और अवचेतन मन एक हो जाता है। इस प्रोसेस को हिप्नोसिस कहते हैं। मैंने भी हर रास्ता चुना। मैंने नाडीज वो जो थंब इम्प्रेशन है वो भी करवाया। ये मैं एडमिट करती हूँ। देखिए, हिप्नोथेरेपी एक ऐसी चीज है, आदमी वहाँ तब जाता है एज अ लास्ट ऑप्शन। इट इज नेवर अ फर्स्ट चॉइस। कि अगर हर घर की एक औरत, एंड स्पेशली मैं औरत शब्द यूज कर रही हूँ, इस साइंस को समझ ले तो आने वाली जनरेशन्स और पूरी फैमिलीज बहुत फंक्शनल हो जाएगी। नमस्कार, लव यू जिंदगी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जब हम बात जिंदगी की करते हैं और जब हम लव यू जिंदगी कहते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो जिंदगी को प्यार करते हैं। फिर भी इस कार्यक्रम के थ्रू हम यही कोशिश करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को प्यार करें, क्योंकि ज़िंदगी को समझना बेहद ज़रूरी है। मेरे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, नीरजा हांडा। आपका स्वागत है। Thank you so नीरजा much. हांडा जो बात करती हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के बारे में और ज़िंदगी को बेहतर जानने का नज़रिया भी बताएंगी, तरीका भी बताएंगी, और हिप्नोथेरेपी जो सिर्फ एक सम्मोहन नहीं है नीरजा जी। मैं इससे शुरुआत नहीं करना चाहती हूँ, बट क्योंकि जब हम हिप्नोथेरेपी की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसके बारे में यही सोचने लगते हैं। लेकिन जब हम बात ज़िंदगी से करते हैं, हम ज़िंदगी से शुरुआत करते हैं। ज़िंदगी खूबसूरत है, लेकिन बहुत कम लोग इसे खूबसूरती से जी पाते हैं। क्या कहना है? ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिंदगी को खूबसूरती से जीने के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को समझना। तो ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी वो वक्त है जो हम पैदा होते हैं तब से लेके जब तक हम मर नहीं जाते। जो हम वक्त गुजारते हैं उसे हम ज़िंदगी कहते हैं। और उसमें जो अनुभव होते हैं वो ज़िंदगी को खूबसूरत या ना खूबसूरत बना सकते हैं। ये अनुभव जो है हमारी ज़िंदगी में, हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे अंदर कितने इमोशंस आएंगे और कैसे इमोशंस आएंगे। जो इमोशंस हमें प्लेजर देते हैं, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। जिन इमोशंस से हमें दर्द होता है, पेन होता है, हमें ज़िंदगी खूबसूरत नहीं लगती है। बस यही फ़र्क है। यानी कि परसेप्शन, नज़रिया, नज़रिया। किस नज़र से हम उन उतार चढ़ावों को ज़िंदगी के, या फिर उन घटनाओं को हम देखते हैं, उनके साथ जो इमोशंस। लेकिन ये बात वही है ना कि ये जो इमोशंस उन अनुभवों के साथ जुड़ जाती हैं, उन एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़ जाती हैं, वही तो फिर पूरी ज़िंदगी को शेप कर देती हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन जो अनुभव है उसको आप कैसे परसीव कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी ज़िंदगी की शेप क्या है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ। आपने अपनी बेटी को डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि आप चाहती हैं कि पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला के वो अपनी फ्यूचर को बेहतर बना ले। इंटेंशन ये है। बच्चे का विजडम कम है इस एज में, और क्योंकि उसका विजडम कम है वो परसीव करेगा कि मेरी माँ मेरी दुश्मन है, मुझे कंट्रोल करने की रखती है, कोशिश करती है। अब जिंदगी में जब भी माँ उसको कुछ कहेगी, सही या गलत डजेंट मैटर, वो परसीव उसी छन्नी से करेगी। तो माँ जब उसको कभी तारीफ भी कर देगी ना, वाह बेटा ये आज तुमने अच्छा किया, तब भी उसको लगेगा, क्योंकि उसका परसेप्शन है कि मदर इज नॉट हैप्पी विथ मी और शी क्रिटिसाइजेस मी, तो वो उस एप्रिसिएशन को भी सरकाज़म में ले जाएगी कि माँ तो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज तो करती हैं, अब बहुत सरकास्टिक भी हो गई हैं। मैं कुछ ठीक भी करती हूँ तो बड़ी सरकास्टिकली मुझे जवाब देती हैं। तो जीवन का क्या, उसका जो जीवन है, उसकी जो ज़िंदगी है, वो क्या शेप लेगी?
सो शी विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम विद हर रिलेशनशिप विद हर मदर. और अगर माँ के संग रिश्तों में प्रॉब्लम है तो हर रिश्ते में ज़िंदगी में प्रॉब्लम है. शेप बन गई उसकी लाइफ की, बन गई और जीवन. अगर रिश्तों में प्रॉब्लम है, रिश्ते उलझे हुए हैं, तो समझो आपका सारा सेक्टर ही जिंदगी का उलझ सा गया है. ऐसा मानती हैं एब्सोल्युटली, आप? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. इसीलिए जब भी इमोशंस की वजह से किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले जाके देखते हैं माँ के संग रिश्ते कैसे. और अगर प्रोवाइडिंग में, मनी में, जॉब में, बिजनेस में इश्यूज आते हैं लोगों के, तो मैं स्ट्रेट अवे जाके देखती हूँ फादर से रिश्ते कैसे. और रिश्ते हमारे नज़रिए बनाते हैं. रिश्ते हमारे नजरिए बनाते भी हैं, रिश्ते हमारे नजरिए बिगाड़ते भी हैं. और Absolutely. रिश्तों को संवार कर अपनी जिंदगी को हम किस तरह से संवार सकते हैं, यही आज हम नीरजा हांडा से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं. Definitely. जब आप बात, इसमें स्पिरिचुअलिटी की बात भी आ जाती है. Yes. स्पिरिचुअलिटी को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए नवजोत, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट. ठीक है, तो जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ना, उसमें 3 कॉन्शियसनेस होती हैं. बॉडी की, हमें एक फिजिकल बॉडी मिलती है. एक माइंड मिलता है उस बॉडी को ऑपरेट करने के लिए. और एक सोल होती है जो कि उस बॉडी का सोर्स है. ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं तो हम ह्यूमन हैं. अगर हम अपनी लाइफ में से इन 3 एग्जिस्टेंस में से बॉडी को हटा देते हैं तो सिर्फ माइंड और सोल बचती है. अगर हम सोल को हटाते हैं तो बॉडी और माइंड तो बचता है, लेकिन ये माइंड अब इस बॉडी को ऑपरेट नहीं कर पाता है और इसीलिए हम उसको डेड बॉडी कहते हैं. अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस में से माइंड निकाल देते हैं तो क्योंकि सोल यहाँ है इसलिए बॉडी ब्रीथ करती है, लेकिन बॉडी को ऑपरेट करने के लिए माइंड नहीं है, वो बताने के लिए है ही नहीं बॉडी को कि नेक्स्ट एक्शन तुम्हें क्या करना है, इसलिए हम उसको कोमाटोज या कोमा की स्टेट कहते हैं. तो अगर माइंड नहीं है तो आप कोमा में हैं. तीसरी चीज़ आती है कि अगर आपका बॉडी निकल गई तो क्या होगा. बॉडी निकलेगी तो माइंड और सोल बैठ जाता है. सोल है तो बॉडी ब्रीथ कर रही है और माइंड बॉडी को ऑपरेट भी कर रहा है. सोल और माइंड को एक साथ हम स्पिरिट कहते हैं. एंड द स्टडी ऑफ स्पिरिट इज नोन एज स्पिरिचुअलिटी. तो अगर आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को जानना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड और सोल दोनों को जानना जरूरी है. तो बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज योर माइंड. सोल तो सबकी एक सी होती है, अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, अर्थ पे आ गई है एक्सपीरियंसेस करने के लिए. उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं पर एसेंस सबका बहुत अच्छा होता है. सो इट इज़ द माइंड, बेसिकली इट इज़ द माइंड. तो उसको समझना ज़रूरी है. जिस दिन उसको समझ जाओगे, जिस दिन उसको जान जाओगे, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को पा जाओगे. ये एक अलग तरह की डेफिनेशन आपने दी है स्पिरिचुअलिटी की. हालांकि अगर हम बहुत नॉर्मल तरीके से देखें तो लोग कहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं तो हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, हम भगवान को पाने की बात कर रहे हैं. यहाँ आप अपनी विद इन जर्नी की बात कर रहे हो. एब्सोल्युटली. तो भगवान वही तो है. अध्यात्म, भगवान कहाँ है? मन के अंदर है, तभी तो मंदिर में है. तो ये हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो बहुत समय से जानते थे कि मन के अंदर है आपका भगवान. हमने उसको मंदिर वर्ड समझा और हमने बिल्डिंग बना के सोचा यहाँ है भगवान. तो भगवान को पाना है तो अपने ही अंदर जाना होगा ना. अपने अंदर जाना, ये कहते ना जितना आसान है, सफ़र उतना ही मुश्किल है. बिल्कुल जी. तो इसे आसान कैसे बनाती हैं आप? बस जो इंग्लिश का सफ़र है ना उसको हिंदी का सफ़र बना देते हैं. हाँ. सो फ्रॉम सफरिंग टू जर्नी. लाइफ इज़ अ जर्नी, जस्ट अ जर्नी. उसमें आपका परसेप्शन क्या है वो डिसाइड करेगा कि आपके इमोशंस क्या हैं. आपकी लाइफ क्या है ये डिसाइड करता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में क्या है. ठीक है, देखिए हमारा जो माइंड होता है ना उसके 2 हिस्से होते हैं.
एक चेतन और एक अवचेतन, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हेल्प्स अस टू लिव आवर डे टू डे लाइफ। एवरी डे जो हम एक्शंस करते हैं और बॉडीली एक्शंस भी करते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड से जुड़े होते हैं। सब कॉन्शियस माइंड में उन एक्शंस से पैदा होने वाले इमोशंस होते हैं, और इस चेतन और अवचेतन मन के बीच में एक फिल्टर होता है, और वो फिल्टर में हमारे परसेप्शंस होते हैं, हमारी विजडम होती है। तो कॉन्शियस माइंड सिर्फ अपनी 5 इंद्रियों से नोटिस करता है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, और फिर उसको एनालाइज कर देता है। एनालाइज हम अपने परसेप्शन से करते हैं। परसेप्शन हमारे सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस अपब्रिंगिंग से आता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम उसको फिल्टर करेंगे और वो सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन चली जाती है। जैसे परसीव करोगे वैसा इमोशन आ जाएगा। अगर आपका परसेप्शन है कि एक घर में कुत्ता है, डॉग है जो कि काट सकता है, तो अपने आप इस परसेप्शन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में फियर का इमोशन आने वाला है। जब भी किसी डॉग को देखोगे वो डर fear बैठ जाएगा। पर अगर मैं बचपन से एक ऐसे सोशल एनवायरनमेंट में आई हूँ जहाँ मेरे घर में सबने कुत्तों को पाला है, तो मेरा परसेप्शन होगा डॉग्स आर लविंग। तो मैं जब डॉग्स को देखूंगी तो सिर्फ लव का और कंपैशन का ही इमोशन आएगा, बिकॉज ऑफ माई परसेप्शन। So your emotion is dependent on your perception. Your perception is dependent on your, we call it seer, social, economical, education and religion. Emotions 2 तरह के होते हैं, जो आपको पेन देते हैं या प्लेजर देते हैं। प्लेजर देते हैं तो वेरी गुड, वी आर इन वेरी गुड स्पेस। पर अगर पेन देते हैं, वहाँ जीवन सफरिंग हो जाती है। परसेप्शन को चेंज कर दीजिए, जीवन सफर बन जाएगा। सुनने वाले ये भी कहेंगे कि जितना कहना आसान है उतना करना मुश्किल है, तो इसीलिए शायद कई बार इस जर्नी में उतार चढ़ाव भी रहते हैं, लेकिन अगर हम जर्नी की शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर ये जर्नी कंप्लीट ही नहीं होगी। एब्सोल्युटली, दैट्स राइट नवजोत। प्रॉब्लम क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि जब उतार चढ़ाव आएंगे ज़िंदगी में तो जो उतार है वो कष्टदायक होगा। अगर हम अपना नज़रिया बदल लें कि हर उतार मुझे कुछ नया सिखाने और ऊंचा उठाने के लिए आया है, तो शायद पेन, उतार जो है वो हमें पेन नहीं देंगे, हम जज नहीं करेंगे उसको कि ये पेनफुल होते हैं, है ना। क्या होता है ना कि कभी भी आप देखिए किसी चीज़ को एक्सपैंड करना है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन का ज़रूरी होना है। आप डायरेक्ट अगर एक्सपैंड कर दोगे तो या तो वो वापस होम्योस्टैटिस में चला जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या आप कॉन्ट्रैक्ट करके जब एक्सपैंड करोगे तो वो बहुत देर तक स्टेबल रहता है ना। इसी तरह ज़िंदगी में कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं हमें एक्सपैंड करने के लिए आते हैं, उतार हमें चढ़ाव के लिए आते हैं। देखिए, अगर आप बिना झुके नीज़ को झुकाइए मत और कूदने की कोशिश करिए, हम उसे फुदकना कहते हैं, है ना, और बहुत थोड़ी दूर चल पाएंगे। पर जितना ज़्यादा लंबा लीप आपको लेनी है, आप उतना ही अपने आपको घुटनों को झुकाइए, स्टूप टू कॉन्कर, और उतनी ऊंची छलांग आप लगा पाएंगे। एक्चुअली हमारा माइंड बदलाव के लिए रेडी नहीं होता ना, हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम चेंज में पेन ही सोचते हैं, हम सोचते ही नहीं कि चेंज लाइफ में प्लेजर भी तो ला सकता है। हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो जिंदगी में बदलाव आएगा। करेक्ट, क्योंकि हम मानते हैं कि जब भी बदलाव आएगा वो पेन दे देगा हमको, सब बदल गया। और जब पेन के साथ बदलाव को देखोगे तो कभी भी कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आना नहीं चाहोगे। जब आप प्लेजर के साथ देखोगे तो आप ये सोचोगे कि नए एक्सपीरियंसेस होंगे, मेरा ग्रोथ होगा, तो आपका परसेप्शन बदल जाएगा। अब यहाँ बैठी रहेंगी तो आप 2 कदम आगे नहीं जाएंगी तो वो ग्रोथ नहीं है। अब ग्रोथ के लिए तो 2 कदम जाना है, और 2 कदम जाना है तो जहाँ खड़ी है उस जगह को छोड़ना है। यानी ये ब्लॉकेजेस हमारे माइंड में रहते हैं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस रहते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग अमूमन हम ये देखें कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। करेक्ट। इस ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए अगर हम हिप्नोथेरेपी की बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं आम इंसान के लिए नॉर्मल भाषा में समझना चाहूँगी हिप्नोथेरेपी के बारे में। ओके, देखिए, मैंने आपको याद है कहा था चेतन मन होता है, अवचेतन मन होता है, उसके बीच में क्रिटिकल फिल्टर होता है जिसके अंदर हमारे सारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, हमारे सारे परसेप्शंस होते हैं, हमारी सारी जजमेंट्स होती हैं, सब उसी जगह पे होती हैं। जब हम इस क्रिटिकल फिल्टर को तोड़ देते हैं
और फिर आपका चेतन और अवचेतन मन एक हो जाता है बिना परसेप्शन के। ये मैंने इंफॉर्मेशन रिसीव करी और यहाँ पे मैं स्ट्रेट अवे सबकॉन्शियस में चली गई, अपने इमोशंस में चली गई। इस प्रोसेस को हिप्नोसिस कहते हैं। ओके। नवजोत, मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। हिप्नोसिस कोई ऑकल्ट साइंस नहीं है। ये केवल और केवल एक प्रोसेस है आपके अपने अवचेतन मन में जाने का। ठीक है, लोग ये सोचते, अब अगर आप अपने ही अवचेतन मन में जा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, इट्स योर प्लेस, योर स्पेस। प्रॉब्लम कब आती है? जब मैं आपके अवचेतन मन में चली जाऊं, यानी कि मैंने आपकी टेरिटरी में इंट्रूड किया है, वो गलत है। लोग उसी को सिर्फ हिप्नोसिस मानते हैं, और क्योंकि ये एक ईस्टर्न तरीका है दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने का। हिप्नोथेरेपी एक वेस्टर्न तरीका है जिसमें हम क्लाइंट को उसके चेतन मन से उसके ही अवचेतन मन में भेजते हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ देते हैं और हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और वहाँ जाके उसको फैसिलिटेट करते हैं कैसे जो इमोशंस पेन दे रहे हैं उनको हील करना है। इस प्रोसेस को हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि लोगों के मन में मिथ है कि जब हम किसी को हिप्नोटिक स्टेट में ले जाते हैं तो हम उससे वो सब करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। और आई एम सॉरी बट मैं इसका जो ब्लेम है वो आप लोगों को देना चाहूँगी, क्योंकि दिस इज़ व्हाट सोशल मीडिया इज शोइंग। जहाँ तमाशा है, जहाँ स्टेज सेटिंग्स हैं, जहाँ पे हैरानगी है, टीआरपी है, हम वो दिखाते हैं कि लो उन्होंने हिप्नोसिस किया, ऐसे उंगली लगाई और अब आप कुत्ते की तरह भौंकने लगे। उन्होंने कहा सो जाओ तो आप सो गए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग ऐसा नहीं होता है, होता है। अच्छा। हिप्नोथेरेपी में नहीं होता है। ये हिप्नोसिस, आप इसको कह सकते हैं हिप्नोटिज्म है जस्ट। हालांकि हिप्नोटिज्म और हिप्नोसिस में बेसिकली कुछ फर्क नहीं है, जस्ट टू डिफरेंशिएट वी कैन से दैट। अगर हिंदी में है तो हिंदी में बहुत क्लियर कट इसका डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं। हिप्नोटिज्म इज वशीकरण, किसी को अपने वश में कर लेना या किसी के सबकॉन्शियस माइंड में चले जाना। लेकिन हिप्नोथेरेपी है सम्मोहन, ट्रांस। हम सिर्फ आपको ट्रांस में डालते हैं, सिर्फ रिलैक्स करवाते हैं। रिलैक्स कीजिए, ट्रांस में चले जाइए और वहाँ से अपने जो आपका क्रिटिकल फिल्टर है, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आपके हम जिसे कहते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, इनको खामोश कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। स्ट्रेट अवे अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में जाओ, अपने इमोशंस से मिलो और अपने इमोशंस को हम जैसे गाइड करते हैं उसको हील कर दो। ये है हिप्नोथेरेपी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद वशीकरण। सो हिंदी में इट्स इजियर टू एक्सप्लेन, इंग्लिश में थोड़ा सा मिथ आ जाता है। हाँ, लेकिन आपने इस मिथ को काफ़ी क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है। और वशीकरण जैसी चीज़ हिप्नोथेरेपी में बिल्कुल नहीं है। No, ma'am. ये वो थेरेपी है जिससे आप अपने ब्लॉकेजेस को, अपनी इमोशंस को जो अनडेल्ट हैं, जिनसे आप ट्रॉमा में हैं, वो उनको आप हील कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। और आई वॉज जस्ट वॉन्टिंग टू टेल यू कि हिप्नोथेरेपी के नाम में ही थेरेपी है। तो हम आपको हिप्नोटिक स्टेट में ले जाते हैं थेरेपी करने के लिए, हम हिप्नोटिज्म में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि हमें कोई शो नहीं करना है, हमें स्टेज शो नहीं करना है, हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं चाहूँगी कि थोड़ा इसको ना किसी केस स्टडी के साथ रिलेट करके बताएं, जिससे कि लोग थोड़ा आसानी से समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे कि हिप्नोथेरेपी का आपके पास एक केस है, कोई केस स्टडी है, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, किस इशू के साथ वो आए थे, फिर इस प्रोसेस के थ्रू, इस थेरेपी के थ्रू कितना बेनिफिट हुआ। बहुत सारे केसेस हैं, Obviously. लगभग हर रोज़ 8-10 केसेस होते हैं, बट और सक्सेस रेट भी 90 to 95% होती है। तो सारे ही केसेस, कोई सा भी केस बता सकते हैं। एक छोटा सा केस इस तरह से देखिए, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसके भी 2 हिस्से होते हैं। अच्छा। एक होता है मॉडर्न मेमोरी और एक होता है प्रिमिटिव माइंड। सो मॉडर्न मेमोरी में तो
इस लाइफ में जो मैंने बर्थ लिया, द डे आई टुक माई फर्स्ट बर्थ तब से memories टिल आई हैं। डाई, ऑल द मेमोरीज आर स्टोर्ड। एंड जो पुरानी मेमोरी जो वो पास्ट लाइफ की। हाँ, कुछ लोग उसे पास्ट लाइफ कहते हैं, कुछ इसको इवोल्यूशनरी मेमोरीज कहते हैं, कुछ सोल जर्नी कह देते हैं। कुछ भी कहिए। जब हम वन सेल के थे, वहाँ से डार्विन की थ्योरी है कि वन सेल से बढ़कर हम मल्टीपल सेल मैमल्स और फिर ये बन गए। वो सारी मेमोरीज हमारे प्रिमिटिव माइंड में होती हैं, तो दोनों ही सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। तो हमें कब, और ये बात बिल्कुल तय है नवजोत की, हमारी लाइफ में इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट में आप मुझसे बात कर रही हैं, देयर इज़ नो ट्रॉमा। हमें कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करनी, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं। प्रॉब्लम शायद थोड़ी देर बाद आए कि यार ये इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे तकलीफ हो सकती, इमोशन ऑफ एंगर आ सकता है, हेल्पलेसनेस आ सकती, गिल्ट आ सकता है, रिग्रेट आ सकता है। At the moment, in the present, no emotions. That's why everybody says stay in the present, stay in the present, stay in the present, because issues और emotions आते ही हैं या तो पास्ट से या फ्यूचर से। फ्यूचर में अगर हम चले फ्यूचर का गए, फियर। हाँ, फ्यूचर का फियर इज कॉल्ड एंजाइटी। फ्यूचर में चले जाओगे तो फियर आ जाएगा, पास्ट में चले जाओगे तो एंगर आ memories आ जाएगा, जाएंगी। गिल्ट आ जाएगा, हेल्पलेसनेस आ जाएगी। इट इज एज एंड सिंपल। हर वक्त प्रेजेंट में रहना भी मुश्किल है या हाँ, रहा जा सकता है? रहा जा सकता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर चीज़ पॉसिबल है, पॉसिबल है तो हम अर्थ पे हैं। बट या प्रेजेंट आप पास्ट में जा सकते हैं। पास्ट की मेमोरीज में पेन है तो पेन निकाल दीजिए, मेमोरीज रहने दीजिए ना, क्यों नहीं हम जाएंगे। मेरी तो बहुत अच्छी मेमोरीज है स्कूल डेज में, आई डोंट वांट देम टू गो अवे। सो मेनी टाइम्स पीपल कम एंड आस्क मी कि आप हमारी मेमोरीज निकाल सकती हैं। हम कहते हैं नहीं, मेमोरीज नहीं, उसमें से पेन निकालेंगे। व्हाई शुड मेमोरी गो? सो हमारी ये मॉडर्न मेमोरी में मेमोरीज रहती हैं और पेन पास्ट की वजह से आती है, तो हम क्लाइंट्स को रिग्रेस कर देते हैं पास्ट में। अब अगर मॉडर्न मेमोरी की वजह से पेन आई है तो हम उसको हील कर देते हैं, उस मेमोरी को। हम इसे इनर चाइल्ड वर्क कहते हैं। अच्छा, आप बता रही थी केस स्टडी के बारे दैट में, इज व्हाट उससे आई एम कनेक्ट गोइंग, करते हैं। हाँ, उसी में वहीं जा रही हूँ। अगर यही प्रॉब्लम हमारे प्रिमिटिव माइंड से आ जाती, वहां रिग्रेस कर जाते हैं, तो हम उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। ट्रू, अंडरस्टूड। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक क्लाइंट आ रही है, दिस इज अ केस आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम। ऑब्वियसली बिना नाम। नाउ शी कम्स टू मी एंड शी सेज माय हस्बैंड इज एन अल्कोहलिक। अच्छा। और अल्कोहल के कंज्यूम करने के बाद ही मिसबिहेव्स मी एंड डिग्रेड्स मी अ लॉट, बहुत नीचे गिराता है मुझे। अच्छा, अब नेचुरली पेन है उसके अंदर। शादी को काफी साल हो गए थे उनके? शादी को जब वो मेरे पास आई तो शायद 15-16 साल हो चुके थे। ओके। ठीक है। अब देखिए, अगर आपका हस्बैंड अल्कोहलिक है, आपको पीट रहा है या डिग्रेड कर रहा है, सिर्फ अलग हो जाना, डिवोर्स दे देना ही आंसर नहीं है। पहले रेक्टिफाई तो करना चाहिए ना। सो शी हैड कम टू मी फॉर दैट। आई सेड ओके, लेट्स गो टू दैट मोमेंट जहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। सो when she came to me, I said, okay, let's go back to find the reason, कहाँ ये शुरू हुई। So पहले तो she goes in the childhood. अच्छा। And she says her uncle used to drink a lot. और फिर उनके घर में काफ़ी कलेश होता था। तो she is very clear कि one, मुझे ऐसे किसी आदमी से शादी नहीं करनी जो ड्रिंक करता हो। अच्छा। ठीक है। तो शी इज़ वेरी अगेंस्ट इट, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अंकल क्यों ड्रिंक करते हैं, कैसे करते हैं। उससे जज कर दिया कि ये अंकल बहुत बुरे अंकल हैं। यानी कि शराब पीने वाले इंसान हर, अब उसका बिलीफ सिस्टम बन गया कि हर आदमी जो शराब पीता है वो बुरा है। यह तो हम इनर चाइल्ड वर्क कहते हैं। हमने इसको हील किया अपने ढंग से। एंड देन शी वेंट बैक टू हर पास्ट लाइफ, एंड इन दिस पास्ट लाइफ शी सेड कि शी इज द वाइफ ऑफ अ फार्मर और उसका हस्बैंड बहुत ड्रिंक करता है। तो उनके गांव के बाहर एक आदमी शराब बनाता है, कच्ची शराब का वो है उसका, तो भट्टी है। तो वहाँ जाती है और उसको बोलती है कि तू शराब बनाना बंद कर, तो मेरा हस्बैंड शराब पीना बंद कर देगा, तो मेरे बच्चों के पैसे वगैरह बच जाएंगे, देयर लाइफ विल बी गुड। बट नेचुरली वो कहता है भट्टी वाला कि भाई मैं तो शराब गांव के बाहर बना रहा हूँ और शराब लेके तेरे घर तो नहीं आ रहा। हस्बैंड को रोको, क्योंकि मुझे भी तो अपने बच्चे पालने हैं, मेरा ये बिजनेस है।
और वो उसको कर्ज करके आती है ओके कि जब तेरा घर शराब से खराब होगा, बर्बाद होगा, तब देखूंगी। अब देखने के लिए तो भाई उसके संग जुड़ना पड़ेगा ना, उस आदमी के संग। ओके, तो इस इस लाइफ लाइफ में वो उसका हस्बैंड था and ये उसकी एब्सोल्युटली wife। एब्सोल्युटली वो देखने आ गई और घर बर्बाद हो रहा है। यही तो देखना था उसको। तो ये सोल का एक जर्नी था जो पिछली बार, फिर उसको हील हुआ। मैं या सो क्या हुआ? हाँ। अभी तक हस्बैंड जब ड्रिंक करता है तो आपको बहुत एंगर आ जाता है ना, व्हाई ही ड्रिंक्स, व्हाई ही डज दिस, मेरी जिंदगी, यू आर इन अ विक्टिम मोड। हाँ, कि आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं तो फंस गई तो शादी विक्टिम करके। मोड में आ हाँ, गई। हाँ। जैसे ही उसको अपनी पास्ट लाइफ में पता चला आई एम द वन हु हैव कर्स्ड एंड आई एम द विक्टिमाइजर, तो परसेप्शन चेंज हुआ उसका। हाँ। तो उसका एंगर आना हस्बैंड पे खत्म हो गया। शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हिम। अब वो जब वो ड्रिंक करता था तो पहले क्या होता था, जैसे उसने ड्रिंक ली तो इसने बोलना चिल्लाना शुरू वो कर झगड़ा दिया, शुरू हो तो गया, झगड़ा हो then जाता था। हाँ। अब शी वुड अंडरस्टैंड एंड फील बैड एंड से फॉरगिव मी। अंदर ही अंदर अपने मन में वी टोल्ड हर कि टेल हिम कि मैं ये कर्ज वापस ले रही हूँ and I'm sorry I cursed you. She just did that. Within a month and a half, a woman comes back to me and she says, "Ma'am, something has happened." I said, "What happened?" She says, "My husband went to the doctor and he says कि आपका liver cirrhosis जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आपने अब नहीं रोका तो." ओके, So my husband has said, I have no other choice but I have to leave drinking. अच्छा। तो environment change हो गया उसका। That's it. She learned her lesson. And she learned her lesson कि हमें कर्ज नहीं करना है। हम जब कभी किसी को कर्ज करते हैं, हम लोग तो कह देते हैं हमें इतनी तकलीफ दी, हेल्पलेसनेस थी, हेल्पलेसनेस की वजह से मेरे मन में से हाय निकली। दिस एक्सक्यूज वी मेक, पर हेल्पलेसनेस को हील कर लो तो हाय नहीं निकलेगी, कर्ज नहीं होगा। कर्ज नहीं होगा तो बंधोगे नहीं। इतनी अवेयरनेस नहीं है ना अभी। वही तो फैलानी है। हाँ। यही काम तो आप लोग को भी करना है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। आई एम ग्लैड कि सोशल मीडिया इसको बहुत सीरियसली ले रहा है। आई एम वेरी मुझे ग्लैड। लगता है कि जहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात है, आज भी मेंटल हेल्थ पे हम लोग काम नहीं करना चाहते हैं। फिजिकल बीमारियां होंगी, उसके लिए हम भागेंगे, इमीडिएट दवाई लेंगे, पेन ख़त्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, सब ठीक है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारे दिमाग की उपज है और उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से हमारी फिजिकल बीमारियां हो रही हैं, बीट बीपी, बीट शुगर, Absolutely. एनी अदर सीरियस Absolutely. बीमारी भी जो है, जो डिजीज है, डिस-ईज Ease. है। When you are in at ease. Yes. तो आपको लगता है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हैं? एक छोटा सा, I'll take your time. Through you, I want to tell people that हम लोग मेंटल हेल्थ का टाबू अभी भी लेके चल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ का मतलब है दिमाग खराब है। हाँ, तो बस सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास भागना है। या तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, शुक्र है लोग साइकोलॉजिस्ट के पास भी अब जाने लगे हैं, पर वो भी चोरी छुपे अभी भी, कि किसी को पता ना चले, हमें पागल करार दे दिया जाएगा। Correct. ये हालांकि काफी चीजें बदली हैं, लेकिन उसके बावजूद Yes. अभी भी वो चीजें कैरी ऑन हो रही हैं। तो मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, माइंड और ब्रेन दो अलग चीजें हैं। ओके, माइंड इज अ सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज अ हार्डवेयर। यू कैन सी इट, यू कांट सी द माइंड, इट्स अ सॉफ्टवेयर। तो जिसको हम कहते हैं ना दिमाग खराब है या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये कभी कभी हार्डवेयर के इश्यूज की वजह से आ सकते हैं और पहले इन्हीं को लोग जानते थे। पर माइंड की वजह से जो इश्यूज आते हैं वो आपके इमोशंस को परेशान करते हैं या इमोशंस में डिसीज डालते हैं। ये इमोशंस आपके फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट करने लगते हैं। तो प्लीज, मेंटल डिसऑर्डर्स और इमोशनल डिसीज में फ़र्क है, और इमोशनल डिसईज के लिए हमारे पास या हमारे जैसे थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आने में कोई बुराई नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आपका दिमाग ख़राब है। दिमाग बिल्कुल ख़राब नहीं। दिमाग पूरी तरह से ठीक होके भी हम इमोशनली ब्रोक हो जाते हैं और फिर वो हमारी फिजिकल बॉडी को ब्रेक कर देता है।
जब हम कहते हैं ना कि अब मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, वो एक्चुअली इमोशंस इतने यस, चरम सीमा पर पहुंच गए हैं कि अब उन्होंने आपका मेंटल ब्रेकडाउन के साथ आपका फिजिकल ब्रेकडाउन भी कर दिया। एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि मरने से पहले मरना नहीं चाहिए। जिंदगी इतनी खूबसूरत है और उसे किसी भी तरीके से खूबसूरत बना के अगर हम जी लें, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। एफर्ट करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी खुद के साथ जुड़ने के लिए। यस। किसी और केस स्टडी का एग्जाम्पल शेयर करना चाहेंगी? क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जरिए लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे मैंने अभी एक रिलेशनशिप का ही इशू आपको दे दिया, करियर का, जॉब के बारे में बताती हूँ, क्योंकि उसको लेकर भी बहुत इनसिक्योरिटीज हैं और बहुत से रीजंस प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उसके बाद मैं पेरेंटिंग पे एक एग्जांपल आपको ज़रूर दूंगी। सो देयर इज दिस बॉय हु कम्स टू मी, प्रॉब्लम इज जॉब में टिक नहीं रहे। अच्छा, किस एज ग्रुप में है? ही वाज 30। अच्छा, राइट। तो जॉब में टिक नहीं रहे, चेंज कर रहे हैं रोज, या वहाँ सिचुएशंस ऐसी, या इन सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती, कभी कंपनी मेरी दूसरी शहर चली गई, या मैं जहाँ ऑफिस में था वो बहुत दूर शिफ्ट कर गया, बॉस चेंज हो गया, कंपनी चैप्टर 11 में चली गई, या जिसे हम क्या कहते हैं बैंकक्रप्ट हो गई। तो अब देखने में तो लगता है ना इस बच्चे की क्या गलती है, बट इसी के संग बार बार क्यों हो रहा है, किसी और के संग क्यों नहीं हो रहा है? रिपीटेड पैटर्न। एग्जैक्टली। Regressed him, the child, this boy, and we realize as a child, only thing he has heard from his father is, तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें तो मैंने सब कुछ दे दिया, हमारा लाइफ में इतना डिफिकल्टी था, एंड आई एम अ सेल्फ मेड मैन, हमारे पास कोई भी सोर्सेज नहीं थे। अब आप डे आफ्टर डे जब भी बच्चा बहुत अच्छा आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, आप कॉन्स्टेंटली बच्चे को यही बोल रहे हो, trying to put the child down that I was better than you and you are useless, good for nothing, right? देखिए एक बात याद रखिएगा, माँ बाप कभी भी झूठ नहीं बोलते, ऐसा हर बच्चा सोचता है। True. और अगर मेरे माँ बाप ने कह दिया कि आई एम यूजलेस, तो आई विल गो आउट ऑफ द वे टू प्रूव देम राइट। सो एवरीथिंग दैट आई विल डू इज यूजलेस। सो फादर से सबकॉन्शियस माइंड से बहुत एंग्री है ये बच्चा, तो आई विल नेवर डू एनीथिंग दैट विल मेक माई फादर हैप्पी। दिस इज ऑल सबकॉन्शियसली। सो देन द प्रॉब्लम इन द जॉब्स। अच्छा, तो अगर मैं नौकरी अच्छी करूँगा, पैसा अच्छा कमाऊँगा, तो मेरे फादर की तो सक्सेस स्टोरी होगी ना, कि देखा मैंने इतनी मेहनत की, इतना इसको डांटा मारा पढ़ाया, आफ्टर ऑल अब देखो इसने कितना अच्छा किया। तो फादर तो अपनी जो उसने अपने बच्चे के संग किया उसको जस्टिफाई कर देगा, वो मैं जस्टिफाई करने नहीं दूंगा। बहुत से ऐसे इस तरह के केसेस होते हैं। एक केस था जिसमें कि फादर कॉन्स्टेंटली बच्चे को यही कह रहा था कि अगर मैं नहीं होता तो देख तू कैसा एक ऑर्फन की तरह रहता, क्योंकि उनके घर के पास एक ऑर्फनेज थी, वो वहाँ ले जाता था, उन बच्चों की हालत दिखाता था, कहता था अगर मैं तेरी लाइफ में नहीं हूँ तो ये होगा। और वो तुम सोचो, एंड एवरी संडे इट वॉज हैपनिंग, एवरी संडे। किस एज में? The child was 4 to 5 years because he said, पापा मुझे कंधे पे बैठा के ले जाते थे, हमारे घर से थोड़ी दूर पे ऑर्फनेज था, और मुझे कहते थे देख अगर मैं ना होता तो ये होता। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन, हम लोग उसे इनर चिल्ड्रन भी कहते हैं, हम लोग उसे PAB पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर भी कहते हैं। एंड उसकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी फिर? और बच्चे, उस लड़के की प्रॉब्लम ये आ रही थी इस वाले केस में तो, कि वो फादर वॉज वेरी इल, बट वेंटिलेटर पे डाल दिया, उनके लिए अलग फ्लैट ले लिया, उनके लिए डे नाइट नर्स रखी उनको, और सारा पैसा जो कमा रहा था वो फादर को लुक आफ्टर करने में लगा रहा था, और अपनी वाइफ और बच्चे जो थे वो सफ़र कर रहे थे। वाइफ हैव टू अर्न, गो आउट एंड वर्क। नो, दिस इज नॉट नॉर्मल। इट्स ओके, ही इज योर पेरेंट, ही इज योर फादर, प्लीज गो अहेड, टेक केयर ऑफ हिम। बट even the doctors are saying allow us to remove the ventilator and you don't, and it was affecting the whole family.
So ultimately, the wife said कि I will leave the house, otherwise you go for a therapy. And when he came to us, so we realized कि ये वाला केस था उसका. Now the subconsciously he says, आप बात कर रहे हो कि अगर आप जिंदा नहीं होते तो मेरी जिंदगी क्या होती. मैं आपको मरने का भी परमिशन नहीं दूंगा. You are so dependent on me now that only I can allow you to die. You cannot die on your own. दिल से वो बच्चा बहुत खुश है कि मैं अपने फादर के लिए इतना कि कुछ मैं कर रहा केयर हूँ. कर रहा हूँ, मैं रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने वो सीखा है कि इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है. खत्म. ही लुक आफ्टर. Correct. लेकिन अंदर से वो इतना गिल्ट, पेन एंड नाराजगी एंड गुस्सा है सबकॉन्शियस माइंड में कि वो जाने नहीं दे रहा. मैं जाने नहीं दूंगा. योर डेथ इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मी. और आपको, और प्लस सेकंड थॉट इज ना कि अगर इनकी डेथ हो गई तो मैं कैसे जीऊंगा. उन्होंने ये तो सिखाया था. सो ये छोटे छोटे केसेस होते हैं फिर जिसको आपने पेरेंट्स उसको समझते ही नहीं है. कैसे हील किया? रिग्रेस. हाँ, रिग्रेस किया. उस मोमेंट को हील किया जहाँ एवरी संडे पापा लेके जाते थे. और हर उस मोमेंट को हील किया जहाँ उस बच्चे को ये लगा कि बिना फादर के मैं सर्वाइव नहीं कर सकता. एंड देन He allowed to remove the ventilator, and respectfully, with lot of love and compassion, he allowed the father to go, telling him that I respect and accept the decision of your soul. तो रिलेशनशिप ठीक की फादर से, उस बच्चे को हील किया फादर से जिसका नाराजगी थी. एंड देन वी आस्क्ड हिम, ही एग्रीड. एंड ऐसा भी हो सकता था कि अगर वो हील नहीं होते थे, उनका जो बच्चा था उसके ऊपर भी ये सारी चीजों का इम्पैक्ट उसकी लाइफ मैम, में रहता. अगर आप अपने बच्चे को लुक आफ्टर नहीं कर रहे हो, उसके ध्यान नहीं रख रहे तो वो हो, तो अगेन वो तो इनर चाइल्ड वाला उसका केस. इनर चाइल्ड बनेगा. तो यही तो प्रॉब्लम है. दैट इज व्हाट इज बीन हैपनिंग फॉर सो मेनी इयर्स. ये जो मेंटल इमोशंस को हम दबा के रखते हैं कारपेट के नीचे, उसी की वजह से आज 95% फैमिलीज डिसफंक्शनल हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस. क्योंकि इमोशंस को दबा के रखना ही सिखाया जाता था शायद, कि आपको किसी को अपनी इमोशंस को बताना नहीं है, दिखाना नहीं है, अंदर रखो. एंड अल्टीमेटली वो अंदर ही आदमी खत्म होता जाता है. भाई, कारपेट के नीचे छोटी छोटी चीजें रखोगे तो जब निकलेगा तो बग बनकर ही निकलेगा. आपने कारपेट के नीचे डाल दिया एक छोटे से इंसेक्ट को कि ये मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये खत्म हो गया, इसकी ग्रोथ खत्म हो गई. उसकी ग्रोथ नहीं खत्म हुई, सिर्फ आपको दिख नहीं रहा है. जिस दिन उसकी ग्रोथ इतनी हो गई, वो कारपेट हटा के बाहर निकल आएगा और वो बहुत बड़ा होगा. जहाँ तक नीचा जी समझ रही हूँ कि ये सारी जो इमोशंस हैं रिश्तों से जुड़ी हुई हैं, अभी तक हमने जितनी भी देखी, या पास्ट लाइफ से चली आ रही हैं चीज़ें, वहाँ पर भी रिश्ते हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी लाइफ की ग्रोथ को, हमारे करियर को, ओवरऑल हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती. करेक्ट. और बहुत छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी है जिससे ये रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे. क्या कंप्लेन होती है कि हस्बैंड इमोशनली एब्सेंट है, फादर इमोशनली एब्सेंट है. मैं तो उसको दिन में 10 बार आई लव यू कहती हूँ, वो मुझे एक बार भी नहीं कहता है. इनके लिए तो इनका बिजनेस, इनका काम ही सब कुछ है. या फिर पेरेंट्स के पास ये भी होती है कि मैंने तो बच्चों के लिए इतना कर दिया, एग्जैक्टली. एंड नाउ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट. मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई है करते हुए, और अब मैं देखिए पेरेंट्स की इस मिथ को बहुत ही रूडली और क्रूडली तोड़ सकती हूँ. हाँ, अगर आप परमिशन दें तो. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि मुझे नहीं पता आपका चैनल ट्रॉल हो सकता है. इट्स ओके. इट्स सो इम्पोर्टेंट टू नो दिस. द रियलिटी इज कि देखिए, जब हम लोग जब कबीले में थे और ह्यूमन बीइंग्स बने एनिमल्स से, तो एनिमल्स के संग ही रहते थे. तो सर्वाइवल हमारा इशू था. और क्योंकि हमारा सर्वाइवल इशू था तो हमने माइंड को यूज़ किया केवल और केवल हाउ टू सर्वाइव के लिए. माइंड के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मेमोरीज कहते हैं. ये इसको स्टोर कर सकता है और फिर इससे लेसन लर्न करके आगे जी सकता है सर्वाइवल के लिए. तो हमारे माइंड ने ये समझा कि जब तक हम फिजिकल, हमारे मसल्स हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स से. जब ये फिजिकल मसल्स वीक हो जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. तो हमने क्या किया, प्रोक्रिएट किया. व्हेन द स्मॉल चाइल्ड कम्स, हम इसको नर्चर करते हैं और नर्चर करके ग्रो कराते हैं ताकि इसके फिजिकल मसल्स स्ट्रांग हो जाएं. जब तक मेरे फिजिकल मसल्स वीक होंगे और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तब तक इसके फिजिकल मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे. ही विल प्रोटेक्ट अस.
दैट्स द होल स्टोरी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन और किड्स. हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं बच्चों से, हमने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया. ये एक मिथ्या है, बहुत बड़ी मिथ्या है. हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं. आज मेरा बच्चा नहीं पढ़ा लिखा, चलिए बहुत अच्छी नौकरी नहीं कर रहा, IAS ऑफिसर नहीं है, तो क्या होगा, मैं बीमार हो जाऊंगी. जब ओल्ड एज रहे तो ये मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाल देगा, जहाँ पे पता नहीं मैं सर्वाइव करूँ ना करूँ. मुझे तो फोर्टिस में जाना है, मुझे तो अपोलो में जाना है, मुझे बड़े हॉस्पिटल में जाना है जब मैं ओल्ड एज में हूँ, क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है. आई नीड गुड डॉक्टर्स. तो आज बच्चे को पढ़ाऊंगी, उसके लिए सेक्रीफाइस करूंगी. कल को ये जब अच्छा बनेगा तो मेरे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे. दैट्स द स्टोरी. हम पेरेंट्स को ये बंद कर देना चाहिए, बच्चों को हर वक्त ये प्रेशर देना कि तुम लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूं. हम अपने लिए करते हैं. हाँ, हम बच्चों को प्यार बहुत करते हैं, और अगर केवल आप ये सोचेंगे कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बच्चों को प्यार करते हैं, इट्स माई स्टोरी. बिलीव मी, ये बच्चे बड़े होकर आपको जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, आपको प्यार से, लव और कंपैशन से लुक आफ्टर करेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट दे हैव गॉट. हम उनको जिम्मेदारी दिखाते हैं अपनी कि ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं तुम्हारे को अच्छा बनाऊं, पढ़ने लिखने में आगे बढ़ाऊं, खूब कमाने में लगा दूं. ये मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैंने तुमको मारा या मैंने इसलिए तुमको डांटा. तो फिर वो जब बड़े होंगे बच्चे तो वो आपको डांटेंगे, क्योंकि आप ही की भलाई के लिए तो डांटेंगे. आप दवाई नहीं खाएंगे, वो आपको डांटेंगे. तो रिलेशन स्ट्रेन, तो वही तो सीखोगे. आपने मेरी भलाई के लिए मेरे संग बिहेव किया, मैं आपकी भलाई के लिए तो आपको डांट रहा हूं. अल्टीमेटली मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि सबको अपनी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी है. Absolutely. बी इट अ पेरेंट, बी इट अ चाइल्ड. बच्चा जब 17, 18, 14, 18 साल का होता है ना, उनके अपने क्रिटिकल फिल्टर बन जाते हैं. उनको सही और गलत समझ में आता है. मेरे लिए क्या सर्वाइवल के लिए अच्छा और क्या अच्छा नहीं है, ये समझ में आता है. अलाउ देम टू मूव ऑन. अच्छा, बात अगर हम इनकी करें, एक आपने कहा इनर चाइल्ड वर्क हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, हिप्नो हो गया. किस तरह से, कितना टाइम लगता है एक केस स्टडी में, किस तरह से यू गो अबाउट, अगर कोई आता है तो किस तरह से? सी देखिए, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जो हमें हील करनी होती है. एक तो परसेप्शन चेंज करना ज़रूरी है, नहीं तो परसेप्शन वहाँ रह गया तो फिर वही इमोशंस आएंगे. और दूसरा, जो पहले स्टोर्ड इमोशंस है उनको भी हील करना ज़रूरी है. दोनों लेवल पे हम इमोशंस और परसेप्शन दोनों लेवल पे हील करते हैं या थेरेपीज करते हैं. कम से कम आई वुड सजेस्ट 5 to 7 थेरेपीज लगती हैं परसेप्शन और इमोशंस दोनों को किसी एक इशू के लिए हील करने के लिए. सो अगर कोई कहता है कि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे आपकी लाइफ में शिफ्ट आ जाएगा, आई थिंक इट्स अ बुलशिट स्टोरी. इट विल नेवर हैपन. डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दैट. एंड सो यू नीड 5 to 7. हम आपका चाइल्डहुड हील करते हैं, फिर कार्मिकली आपने ये क्यों एक्सपीरियंस चूज किया इस लाइफ के लिए, तो हम पास्ट लाइफ में जाके कार्मिकली भी उसको हील करते हैं. इट विल टेक दिस मच टाइम. 5 to 7. ईच सेशन इज अराउंड 1 hour. इतना टाइम लगेगा. ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ कि बहुत डिफ़िकल्ट केस था, डिस्पाइट लॉट ऑफ एफर्ट्स आपको लगा कि नहीं हो रहा, या रेजिस्टेंस बहुत थी, या कुछ ऐसा बिल्कुल अलग सा एक्सपीरियंस आपको भी हुआ जो आप शेयर करना चाहो? नवजोत, आप मुझे मेरे फेलियर्स याद दिला रहे हो? नहीं. Failures lead to our success. Exactly. And then again those memories. I'm just Exactly. taking you to those memories. Yes, to those memories where I did not, where I felt कि the other person is not ready to release or to give up, then कुछ भी हो सकता है. नहीं. देखिए, ये कहना कि क्लाइंट में रेजिस्टेंस बहुत थी, ये कहना कि राइट टाइम नहीं आया था, ये कहना कि क्लाइंट रेडी नहीं था, ये सारे मेरे हिसाब से थेरेपिस्ट्स के और हीलर्स के क्रिएट किए हुए डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं. अगर राइट टाइम नहीं आया था तो so आपके happy for you to be being so honest. इतना सच्चाई से बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. नो, बट नवजोत, दिस इज ट्रू. अगर उसका राइट टाइम नहीं आया था तो वो आपके
क्लिनिक में आया क्यों? एग्जैक्टली, दैट्स वेयर आई वाज राइट टाइम आया तो वो आया। तभी तो वो आपसे मुलाकात हुई। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आपके साथ बैठ के ये पॉडकास्ट करना भी शायद ये राइट टाइम था। एब्सोल्युटली देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड इट ना। राइट टाइम था, वो आ गया। हाँ, रेजिस्टेंस है, ये मैं मानती हूँ, तो रेजिस्टेंस दूर करना भी थेरेपिस्ट का काम है। दिस इज आवर जॉब। वी कैन नॉट से इसमें रेजिस्टेंस है इसलिए हमने नहीं किया। वी कांट जज आवर क्लाइंट्स एट ऑल। उस जजमेंट से, सोसाइटी के जजमेंट से भाग के वो मेरे पास आया और मैं उसको जज कर रही हूँ, तो फिर वो मेरे पास क्यों आया? वाई इज पेइंग मी? तो फिर डिफिकल्ट क्या था? डिफिकल्ट एक नहीं, 2-3 केसेस थे। उनमें से 3 में से अगर मैं 2 केसेस ढूंढूं, वो दोनों केसेस क्या थे? नार्सिज्म के केसेस थे। अच्छा, नार्सिसिस्ट। वो खुद नार्सिस्ट थे और they came to me showing that my wife has an issue, my partner has an issue, and this is what she does, because whatever they believed, they came and told me, and I started working on them on that base. But बहुत मुश्किल होता है इनको हील करना, नार्सिसिस्ट को। yeah, because there is a reason why they become narcissist. I'm not judging they are bad people, but there is a reason. और वो नार्सिज्म में अपने आप सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं, तो उनका वो जो नार्सिज्म हम ब्रेक करेंगे ना, तो उनका सर्वाइवल ब्रेक का इशू आ जाता है। दे फील वेरी थ्रेटेंड। सो आई वर्कड विद देम। दे डेफिनेटली बिकेम बेटर पीपल। देयर वाइव्स लेटर ऑन डिड टेल मी कि फ़र्क है, पर 100% हील कर लिया नहीं, मैं नहीं मानती। और एक था दुबई में, ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही वॉज 70-year-old person. He came and he told me, I am a narcissist and I have done very wrong with my wife. Can you help me to get over it? And he did excellent job. Excellent job. Because he knew his problem, he accepted it. Acceptance थी उसमें. Otherwise generally narcissism में acceptance नहीं होती है. Reasons होते हैं, logics होती हैं, anger होता सबसे है. बड़ा यही उनकी पहचान होती है कि वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, हर चीज के लिए दूसरे को ब्लेम करेंगे। Yes. So as a therapist, I also got carried away. ठीक है, इनके spouses हैं, but the problem is this: उनके spouses में अगर problem है और वो मेरे पास नहीं आए हैं, तो I cannot heal them. I will not even touch them. आपने ये spouses क्यों attract किए और how you can deal with this emotion? How can I heal your emotion? I work on that with my client who has come to me, and I was working on it. फर्क तो बहुत पड़ा था, but आई थिंक अगर वो कंटिन्यू करते और ये एक्सेप्ट कर लेते कि प्रॉब्लम मेरी और मेरी वाइफ की नहीं है, तो आई कुड हैव डन बेटर। सो जैसे उनको पता चला कि मुझे पता चल गया है कि प्रॉब्लम इनकी और नार्सिसिज्म है, ओ दे रैन अवे। वहाँ मेरे को बहुत अधूरा सा लगा कि आई विश थोड़ा रुक जाते तो, बट ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। दिस ऑल्सो कीप अस थेरेपिस्ट अंडर कंट्रोल एंड टेल अस हम खुदा नहीं हैं। जिस हद तक हम जिसको हील कर सकते हैं वही हमारी लाइफ में आएगा और हम उस हद तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। सो आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम देयर। क्योंकि आपने ये वर्ड यूज़ कर दिया नार्सिसिज्म का, और ये शब्द इस्तेमाल आजकल बहुत हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी बहुत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस पर जितनी बात होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती है। मेरे को लगता है ऐसा कि सोशल मीडिया नार्सिसिज्म पे बात तो कर रहा है, पर उसकी एजुकेशन और नॉलेज नहीं दे रहा ठीक से। देखिए, हम सब में थोड़ा थोड़ा नार्सिसिज्म होता है, ये बात हमें एडमिट और एक्सेप्ट करनी है, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जब थोड़ा सा बैलेंस खराब हो जाता है तो दूसरों को आपके नार्सिसिज्म से कष्ट होने लगता है, वहाँ गड़बड़ है। आपके नार्सिसिज्म से अगर आपका सर्वाइवल जुड़ा हुआ है तो इट्स ओके, बट आपके सर्वाइवल में दूसरे को कष्ट हो रहा है, वहाँ हमें रुकना होता है। और वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ वहाँ रुक नहीं पाती हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कहाँ रुकना है, ब्रेक कहाँ लगाना है, और इसे हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। देखिए, नार्सिज्म जैसे ईगोइस्टिक होना और ईगो होना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। नार्सिस्टिक होना और नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोग आजकल लेफ्ट राइट सेंटर सबको नार्सिस्ट कह देते हैं। जरा सा हस्बैंड डोमिनेटिंग है या आपकी एक्सपेक्टेशन से हट कर कोई काम कोई करता है, हस्बैंड या वाइफ,
तो हम उसे नार्सिस्टिक कह देते हैं। वो थोड़ा सा जनरलाइजेशन को रोकना पड़ेगा, नहीं। हाँ, टॉलरेंस कम हो गई है, आपको ऐसा लगता है? टॉलरेंस कम नहीं हुई है, हम बहुत टॉलरेंट हो गए हैं, अच्छा। बहुत टॉलरेंट हो गए। पर हो क्या रहा है कि इतना टॉलरेंट होने के बाद जब वो निकलता है तो बहुत जोर के निकलता है। हाँ, वो जितना सप्रेस होते जाएंगे Yes. उतना बर्स्ट करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे से पहले वाली जनरेशन बहुत टॉलरेंट थी। मैं उस जनरेशन में आती हूँ। आज की जनरेशन ने वो पेरेंट्स की टॉलरेंस और पेरेंट्स की पेन को देखा है। सो वो लोग दे बिलीव इन निपिंग इन द बड, हम उसे इंटॉलरेंस कहते हैं। अच्छा, आपके पास जितने लोग आते हैं वो किस एज ग्रुप से आपको लगता है कि ज़्यादा आ रहे हैं? दे आर मोर ओपन टू थेरेपीज, एंड प्लस जो एक कॉमन इशू वो सिर्फ रिलेशनशिप्स ही है, या जॉब है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, मैरिज प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, इस पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ। इनसिक्योरिटी है तो हेल्पलेसनेस है, तो एंगर है, तो गिल्ट है, तो इनसिक्योरिटी बेस हो गई। इनसिक्योरिटी है तो लो सेल्फ एस्टीम है। तो इनसिक्योरिटी एक बहुत अपने आप में कोर इशू है, उसके बहुत से प्रेजेंटिंग बहुत सारे, इश्यूज आ हाँ। जाते हैं। ठीक है। अगर मैं इंडिया में अपने एक्सपीरियंस को देखती हूँ तो ज़्यादातर बेस है वो है हेल्पलेसनेस का, वो बहुत है हमारे यहाँ और हमारे डीएनए में है। और बात भी ठीक है, 200 साल एक कौम आई और हमको रूल करके चली गई हेल्पलेस करके, फिर उससे पहले 1000 साल पहले कोई और आया, वो लोग हमें करके चले गए, तो हमने अपने डीएनए में हेल्पलेसनेस ही तो ली है। आज के बच्चे उस हेल्पलेसनेस को स्वीकार करने से मना करते हैं और हम उसे इंटॉलरेंस कहते हैं। सिर्फ फर्क ये है क्योंकि अब हमारे डीएनए धीरे धीरे वो हेल्पलेसनेस को निकाल रहा है। यूएसए में जो मेरा एक्सपीरियंस है और थोड़ा यूरोप में भी, यहाँ पे जब मैं अपने एक्सपीरियंस को देखती हूँ तो ज़्यादातर क्लाइंट्स मेरे पास जो आते हैं उनका बेस इज इनसिक्योरिटी। दे फील वेरी इनसिक्योर। हमारे यहाँ इनसिक्योर नहीं फील करते। हमारा परिवार सिस्टम ऐसा है, फैमिली सिस्टम्स ऐसे हैं कि हमें मालूम है कितनी भी तकलीफ होगी, समबडी इज़ गिविंग मी सिक्योरिटी, तो हम इनसिक्योर नहीं है। पर उस इनसिक्योरिटी से जो हमें सिक्योरिटी दे रहा है वो हमें हेल्पलेस ज़रूर कर रहा है, क्योंकि वो ही वांट्स टू कंट्रोल यू नाउ। तो यहाँ का बेस है हेल्पलेसनेस इंडिया का, और बाहर के मेरे एक्सपीरियंसेस में बेसिस इनसिक्योरिटी। दोनों ही जगह पे अराउंड 28 to 48 के लोग आते हैं। 28 to 48। फैमिली कॉन्सलेशन, ये एक टॉपिक पर मैं बात नहीं कर पाई थी, इसके बारे में बताएं। हाउ इट हील्स एंड हाउ इट वर्क्स। So what I practice is called soul group constellation. It has come out from family constellation because I have learned from the school of Burlington School of this thing. तो मेरे प्रिंसिपल्स मिस्टर बर्लिंगटन वाले ही हैं, उन्हीं से सीखा, उन्हीं के स्कूल से सीखा है, उनसे सीखने की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली। प्रिंसिपल सेम है। सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशन में हम एक कहते हैं ना, पर्सनल कॉन्साइंस होता है, फिर एक कलेक्टिव होता है, वो तो हम ज़रूर तवज्जो देते हैं, वो तो हम करते ही हैं। पर इसके अलावा हम स्पिरिट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द स्पिरिट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशन में अगर पास्ट लाइफ है तो वी हील दैट ऑल्सो, अगर इनर चाइल्ड है दैट इज़ ऑल्सो हील्ड। और सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशन में क्या होता है कि सिर्फ जो मेरे पास क्लाइंट आए हम उसी को हील नहीं कर रहे हैं, ग्रिड में जितने लोग खड़े हुए हैं जिनकी वजह से इफ़ेक्ट हुआ है मेरे क्लाइंट पे, हम उन सबको भी हील करते हैं। ये डिफरेंस होता है फैमिली कॉन्स्टलेशन में और सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशन में। हील की टेक्निक क्या है? वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास टाइम और स्पेस दोनों नहीं है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड समझता है। तो कॉन्शियस माइंड ड्युअलिटी में काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड वननेस में काम करता है। जब हम अपने कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स कर देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड कलेक्ट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसीलिए आपका थॉट मैं कैच कर लेती हूँ, मेरे मुंह के शब्द कोई और बोल देता है। टेलीपैथी जिसे कहते हैं, वो सब इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सबके सेम
नॉट सेम होते हैं बट कलेक्टिव होते हैं, एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होते हैं। मैं हूँ और आप हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड समझता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जानता है हम सब एक हैं। तो अगर आपका कोई इशू है, तो जब हम एक आपकी थेरेपी करेंगे और कुछ लोग यहाँ खड़े होके आपको या आपकी फैमिली को या आपके एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ऑलरेडी उनकी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाएंगे। तो आपके जो इश्यूज का रीज़न है, जो आप अपने कॉन्शियस माइंड के इंटरफेरेंस की वजह से नहीं कर पाते हो, वो लोग करेंगे। मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि सोल कॉन्सलेशन यानी कि जो आपकी सोल की जर्नी रही है, उसमें जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे, जो आज की आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनको हील करने की एक कोशिश है। वो सामने भी आ जाते हैं और फिर हील भी कर जाते हैं। आसान शब्दों में अगर समझाना चाहिए। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो इश्यूज सामने भी आते हैं क्योंकि जो कि आपका सोल का जर्नी की वजह से चल रहा है। करेक्ट। और वो सोल की जर्नी, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी अकेले की जर्नी नहीं है, सबकी। इसमें मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें मेरे एंसेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर मेरा एनवायरनमेंट की एनर्जी इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। तो जब हम कॉन्स्टलेशन वर्क करते हैं तो जितने लोग आसपास हैं वो सब हील होते हैं, वो जो रीजंस हैं वो सब बनकर आते हैं सामने, और हम उन सबको देखकर भी, जैसे कहते हैं ना, बहुत से मोती पड़े होते हैं इधर उधर हमारी ज़िंदगी में, कॉन्स्टलेशन में हम उन सबको पिरो के सामने ले आते हैं, हील कर देते हैं एक साथ। बहुत सारी बातें अलग अलग डायरेक्शंस में हमने की हैं और समझने की कोशिश की है कि ज़िंदगी के कई पहलू हैं। अब किस पहलू पर ज़िंदगी आकर अगर थम गई है, जर्नी जो ज़िंदगी एक सफ़र है, अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो वो पड़ाव क्यों रुक गया है, और मंजिल तक आपको पहुंचना है तो फिर उन सब जो बैरियर्स हैं उनको हटाना होगा एक एक करके। और उन्हीं की अलग अलग ये थेरेपीज़ हैं, वो पास्ट लाइफ की हम बात करें, हम अपने कर्मास की बात करें, कार्मिक इश्यूज की जो आपने बात की, फैमिली कॉन्सलेशन की बात की, इनर चाइल्ड की बात की, बहुत सारी चीज़ें बहुत हैवी है जितना हम समझ रहे हैं, और आप भी उसे बहुत ज़्यादा रिलेट हम इसमें रहते हैं दिन के 8 घंटे, हाँ, और हफ्ते के 6 दिन। जब ये जर्नी शुरू हुई नीरजा जी, आपका भी कोई एक पॉइंट आया होगा जब ये शुरू हुई, शायद वो जानना भी ज़रूरी है, मैं कनेक्ट कर पाऊंगी, क्योंकि अचानक ही ये नहीं हो गया कि आपने एक दिन सोचा कि बस अब मैं ये कर रही हूँ, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ था, कुछ तो है। तो मेरा भी वही सफ़र था, सफरिंग से सफ़र तक कोई मैं अलग से तो आई नहीं थी इस दुनिया में। हाँ, सफरिंग थी मेरी। मैट्रिमोनियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग थी, इश्यूज थे, और मैं सिर्फ पास्ट लाइफ जानना चाहती थी कि मैंने ऐसे क्या कर्म कर दिए कि मेरी ऐसी जगह, ऐसे एनवायरनमेंट में शादी हुई, बस तो मैं ये जानना चाहती थी। कुंडली लेके नहीं गई नहीं। किसी के पास कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है या क्या हो रहा है। हालांकि मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजी एक अलग फील्ड है, एक अलग साइंस है, अकल्ट एक अलग है, लेकिन हम सब की अपनी एक पैटर्न है, प्रायोरिटीज हैं कि हम कहाँ जाते हैं। करेक्ट। तो आपने इसको कैसे चुना? तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं गई, हाँ, मैं पत्री लेके गई। हाँ, बिल्कुल ऑनेस्टली हम बात करते हैं। मैंने नाडीज, वो जो थंब इम्प्रेशन है वो भी करवाया। हाँ, मैंने भी हर रास्ता चुना। देखिए, हिप्नोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है, आदमी वहाँ तब जाता है एज अ लास्ट ऑप्शन, इट इज़ नेवर अ फर्स्ट चॉइस। ट्रू, मैं वही जानना चाह रही थी। बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये मैं एडमिट करती हूँ। हाँ, और आई एम सो ऑनर्ड एंड हैप्पी कि हम ये खुल के दिल से आप बता रही हैं और बात कर रहे हैं। हाँ, और मैं वहां तक आपके पहुंच पाई हूँ, ये भी आई एम ऑनर्ड। थैंक यू सो मच एंड यू आर मोर देन वेलकम फॉर दैट। तो मैं भी इसमें से गुजरी, फिर मैं सिर्फ पास्ट लाइफ करवाना चाहती थी और मुझे कोई मिल नहीं रहा था जो पास्ट लाइफ करवाए। आपने समझा कैसे उस टाइम पे, क्योंकि ये काफी पुराने साल, आपको 10 साल हो गए थे प्रैक्टिस करते हुए? नहीं, मुझे 16 साल 16 साल हो गए। तो 16 साल से भी पहले आपने जब ये लगभग 2006 की बात है। हाँ, तो 2006 में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो फिर आपने अचानक पास्ट लाइफ के बारे में। पॉइंट इज दिस कि जहां तक पास्ट लाइफ का सवाल है, वो कर्मा जो वर्ड है वो तो हमारे यहाँ पैदा होते ही सिखा दिया जाता है। हमारे ईस्टर्न साइड में वी आर बोर्न विद द वर्ड कर्मा। हाँ, कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे, तुम्हारे कर्म ही ऐसे, ऐसा हो गया होगा। करेक्ट। ये तो हमें पता था, बट
I had a cousin who is no more now. He was he retired as a lieutenant colonel, and I went to his house and he gave me this book as a gift. Many lives, many masters of Dr. Dr. Brian Brian Weiss. Yeah. Just to let you know, for 27 years I was in the garment industry, so I used to travel abroad a lot. And I was in USA. After reading this book, I called up the office of Dr. Brian Weiss, and I asked him कि I want to learn this because करने वाला तो कोई मिल नहीं रहा, खुद ही कर लेते हैं फिर. तो उन्होंने कहा कि हम एक्सपीरियंशियल सिखाते हैं. तो हमने उनसे फिर पूछा कि बट मैं तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है. तो ही सेज आपका बहुत लॉजिकल माइंड है. सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिकली and scientifically, then you go to India. There's a very structured program by a company institute called California Hypnosis Institute of India. आप वहाँ सीख लीजिए. So I came back. अच्छा, तो फिर आपने वहाँ And then I contacted them, and that is how I then learned. Same institute में आज मैं ट्रेनर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ. इंस्टीट्यूट का नाम है एका, इंटीग्रेटेड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी. So this is हाउ आई केम टू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूट. तो सीख लेती हूँ. सीखना शुरू किया तो रियलाइज़ किया कि सोल की तो बहुत बात की स्टोरी है, पहले माइंड की स्टोरी तो हील करूँ. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है, मीन्स स्पिरिट मीन्स माइंड एंड सोल. माइंड वो पढ़ा रहे थे, तो माइंड में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, और फिर मैंने इसको सीखा. और मुझे फिर समझ में आया कि मुझे अपनी रिलेशनशिप को हील करना है अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि उसमें भी नार्सिज्म बहुत था. तो मैं जब भी कभी डिवोर्स की बात करती थी तो ही वुडंट अलाउ, एंड ही वुड से कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. तो मैं बहुत डर जाती थी. देन आई वर्कड फॉर 5-6 years ऑन माई रिलेशनशिप. आई हील्ड इट. हमारे रिश्ते एंड में ठीक, अच्छे और सॉफ्ट हो गए. एंड देन व्हेन आई वेंट टू हिम आई सेड कि नाउ आई वांट फ्रीडम, बिकॉज देयर इज समथिंग एल्स आई हैव टू डू ऑन दिस अर्थ नाउ. हो गया जितना गृहस्थी में मुझे करना था. एंड ही सेज यू डिजर्व इट. अच्छा. Yes, and very nicely, amicably, in a very good relationship के साथ, I ultimately left that house. And even after divorce, हमारे relationships में ऐसा नहीं कि नाराज़गी नहीं थी, एक दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं था, अपने अपने को डिफेंड करना नहीं था, सब कुछ था, पर गंदगी नहीं थी. और मेरा ख्याल है वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी. और तब मुझे समझ में आया, इफ़ आई कैन डू इट, थिंग्स कैन बिकम ओके विद मी. इफ़ आई कैन बी इन ब्लिस इन माई लाइफ, सो कैन अदर्स बी. एंड देन आई completed this course and I came into this line as a trainer, as a therapist. तो पास्ट लाइफ में भी कुछ कनेक्शन था आपके? हाँ. There is something very beautiful which we teach also. It is called Tasso Institute, जहाँ से किया. वहाँ पे मैंने in one session 17 lives अपनी हील की अपने हस्बैंड के साथ. अच्छा, मतलब 17 Lives पुनर्जन्म में वो आपके साथ थे? और एक ही इशू पे था, एक ही मुद्दा था, मकान का. अच्छा. वो मेरा घर तोड़ते थे और मैं कहती थी यू हैव टू गिव इट बैक टू मी. और वो सिलसिला अभी तक चला, इस लाइफ तक. अच्छा. सो या आई हील्ड इट. अब बेटर है? अब बिल्कुल परफेक्ट है. बात होती है? हाँ, होती है, तो बड़े इज्जत प्यार से. When I went to Dubai also, he was very happy and he said, genuinely, I'm very happy you're doing well. And I believe it, what he was saying was correct. तो हाँ, होती है. झगड़ा नहीं होता है, बस ये अच्छी बात है. How beautifully you have narrated, and इतना amicably चीज़ों को आपने रिजॉल्व किया, और ये आपका अपना एक्सपीरियंस था जिसकी Absolutely. वजह से आप यहाँ तक Yes, आए. yes. I want to tell you, आपके लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि रिश्ते को ठीक करने के लिए रिश्ते को तोड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिश्ते से जुड़े रहना भी कोई सोल्यूशन नहीं है. रिश्ते को हील करना ही, रीओरिएंट करना ही एक सोल्यूशन है. ये वो क्या? खूबसूरत से गाने की लाइनें मुझे याद आ गई.
जिस रिश्ते को मुकाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक हसीन मोड़ देकर छोड़ छोड़ दीजिए। लेकिन उस हसीन मोड़ तक उस रिश्ते को लेकर जाने के लिए भी तो एक जर्नी तय करनी पड़ेगी 100%। विदिन, तभी तो आप उसे एक हसीन मोड़ पे छोड़ पाएंगे, वरना तो फिर वो बिटरनेस वाली जो एक्सपीरियंसेस हैं हाँ, वो आगे आने वाले नए रिश्ते में भी वो सेम problem पैटर्न है। आएगा, सेम पैटर्न आएगा। तो शायद इस पॉडकास्ट को मुझे भी एक हसीन मोड़ पर लाकर ख़त्म करना होगा, और शायद Sure. इससे हसीन और क्या हो सकता है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन की इस जर्नी में इतना कुछ एक्सपीरियंस किया आपके साथ, समझने की कोशिश की कि यकीन होने लगा है, मानती तो मैं पहले भी थी, शायद आप भी मानने लगे, ये ज़िंदगी खूबसूरत है, सिर्फ नज़रिए को खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली नवजोत, और मुझे मोक्ष पाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं फिर से आके एक ज़िंदगी और ह्यूमन बीइंग की तरह जीना चाहूँगी। बहुत खूबसूरत होती है ज़िंदगी। तो आइए मिलकर इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप ज़िंदगी के किसी ऐसे उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि ज़िंदगी बोझ हो गई है, बोझिल है, या आजकल एक बहुत ही कॉमन वर्ड यूज होता है, ज़िंदगी तो झंड हुई पड़ी है, ये यंगस्टर्स बोलते हैं, इस तरह के सबसे पहले तो शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। फिर ज़िंदगी खूबसूरत है, और खूबसूरत बनाना है तो नीरजा जी हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से इन्होंने बनाया भी और जिया भी, आपको भी जीने की कला सिखाएंगी और हील Absolutely. करेंगी। आई Absolutely. थिंक दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू क्लोज। आप कुछ कहना चाहें तो? नहीं, सिर्फ ये कि अगर हर घर की एक औरत, एंड स्पेशली मैं औरत शब्द यूज़ कर रही हूँ, इस साइंस को समझ ले तो आने वाली जनरेशन्स और पूरी फैमिलीज बहुत फंक्शनल हो जाएंगी। बस हमारे पास आने वाले समय में बच्चे अपनी तकलीफ लेके आएंगे ही नहीं, और बस वही मेरा विजन है। दैट्स इट। बिकॉज मुझे लगता है कि जहाँ हम इतनी स्कूलिंग और एजुकेशन पे स्ट्रेस करते हैं नीरजा जी, ये बेसिक एजुकेशन बेहद ज़रूरी है फॉर गुड Absolutely. फैमिलीज। और हैप्पीनेस इंडेक्स की मैं बात करूँ तो इंडिया किस लेवल पर है हम देख रहे हैं। डिप्रेशन, हम यहाँ नहीं, अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा Everywhere. डिप्रेशन है, कनाडा, Everywhere. अमेरिका, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर इन चीज़ों को, स्ट्रेस वर्ड आजकल की हमारी ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन गया है, जैसे हम चाय कॉफ़ी पीते हैं वैसे हम इस स्ट्रेस वर्ड को यूज़ करते हैं। Absolutely. I work in Dubai, and वहाँ बहुत एक्सपर्ट्स हैं। तो पूरा यूरोप और आसपास के बहुत से मिडल ईस्ट के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि वो मान चुके हैं कि मेंटल हेल्थ कोई बुराई नहीं है, और इट्स ओके टू हील योर सेल्फ। ये कोई टैबू नहीं है। बिल्कुल आई नहीं विश ये हमारे इंडिया के लोग भी मान जाएं। शायद अब जागने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। और मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी है, आपकी फिजिकल हेल्थ उतनी ही ज़्यादा अच्छी है, और दोनों अच्छे हैं तो ज़िंदगी खूबसूरत है, रिश्ते खूबसूरत हैं। लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।